हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने अपनी पुरानी वाली शीट को वाइंड अप कर लिया होगा, उसके साथ जो जो स्टैटिक होगा वो आपने ऐड कर लिया होगा और आज हम अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास जैसे कि आपको पता है कि आपके पास सबसे पहले क्या दिए होते हैं, प्रीवियस वीक के क्वेश्चन होते हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं और आपने अगर अच्छे तरीके से पुरानी वाली शीट अच्छे से पढ़ी है तो आप ये सारे आंसर्स बहुत आसानी से यहां पर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। और पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है, अपॉइंटमेंट और पर्संस इन न्यूज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज जो है बच्चे वो किस चीज को लेकर है, तो आप गौर करेंगे थाईलैंड के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे क्या किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। तो अब गौर करते हैं, समझते हैं क्या इनके साथ जुड़ सकता है और क्या क्या स्टैटिक ऐड हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको समझाने से पहले मुझे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। आप लोगों ने पहले भी, अगर आपको याद होगा, थोड़े दिनों पहले, अभी कुछ आई थिंक ये जुलाई का शायद टाइम पीरियड था, आपने गौर करा होगा तो दो कंट्रीज का आपस में युद्ध चल रहा था जिसमें एक नाम क्या था, याद करो, थाईलैंड। और थाईलैंड बॉर्डर टच करता है किसके साथ, कंबोडिया के साथ। तो थाईलैंड और कंबोडिया की आपस में क्या चल रही थी, यहां पर लड़ाई चल रही थी। ठीक है, अब लड़ाई एक्चुअली में एक बाउंड्री डिस्प्यूट है, समझना। इनकी आपस में जो लड़ाई चल रही थी वो एक्चुअली में क्या है बेटा, वो एक लैंड डिस्प्यूट है। पहले तो आपको ये क्लियर रखना है। ठीक है, और लैंड डिस्प्यूट कैसे बनाइए, क्योंकि देखो बेटा, आप सबको पता है कि विश्व भर में दो ऐसी पावर्स थी, मतलब अब ऐसे समझो, देखो जब अपने पास ऐसा समझो 16th और 17th सेंचुरी जब चलेगी, जब अपने पास 18th और 19th सेंचुरी जब चलेगी अपने पास, तो देश बहुत पावरफुल होंगे। उनमें से एक का नाम होगा ब्रिटेन और एक का नाम होगा फ्रांस। तो आप गौर करते हैं, फ्रांस कॉन्टिन्यूअसली, जैसे इंग्लैंड वालों ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया था या जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया था, हमें बोलने का मतलब है इंडियंस को, इंडिया को कॉलोनी बनाया था, ठीक वैसे ही कंबोडिया जो है बेटा वो कॉलोनी बना था किसकी, तो आप याद रखेंगे वो कॉलोनी बना था किसका, फ्रेंच का। क्लियर हो गया। अब गौर करो, इनको भी आजादी किससे मिली होगी, कंबोडिया को आजादी किससे मिली होगी, फ्रेंच से मिली होगी। और फ्रेंच ही इनका क्या बना कर गए होंगे, इनकी बाउंड्री को डीमार्केट करके कौन गए थे, तो आप याद रखेंगे इनकी बाउंड्री को डीमार्केट करके गए कौन, फ्रेंच। क्लियर हो गया। अब तब से इनके बीच में एक क्या चल रहा है, यहां पर टसल चल रही है और इनका जो दोनों का मैटर है वो कई बारी इंटरनेशनल जो अपने पास कोर्ट ऑफ जस्टिस है, याद करिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वही कोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, अगर आपको याद होगा। तो इनका मैटर कई बारी कहां जा चुका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुका है, जिसमें हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करें जजमेंट किसके हक में आती है, कंबोडिया को लेकर आती है। और कंबोडिया के जो हक में आती है सारे के सारे जवाब, तो वो कौन नहीं मानता है यहाँ पे, तो वो थाईलैंड नहीं मानता है। अब आप बोलेंगे कैसा लैंड डिस्प्यूट है या किस चीज का बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो एक्चुअली में अगर आप यहां पर गौर करते हैं तो आप यहां पर देख पाएंगे, यहां पर कौन आ गया, थाईलैंड, ये कौन सा आ गया, कंबोडिया, और ये रहा इनका वो एरिया जिसको लेकर क्या है, डिस्प्यूट है। क्लियर। और अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो यहां पर अगर आपको मैप अच्छे से दिख रहा है तो ये दिख रहा है आपको डांगरेक माउंटेन, क्या नाम दिख रहा है इसका, डांगरेक माउंटेन। यहीं पे दो मंदिर हैं बेटा, यहीं पे दो मंदिर हैं जिनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है किसको लेकर, यहां पर थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर। क्लियर। तो क्या हुआ, समझते हैं इस बात को। इन दिनों क्या हुआ बेटा कि इन दोनों के बीच में टेम्पल्स को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें थाईलैंड ने एलिगेशन लगा दिए कि ड्रोन्स और माइंस लगाकर हम पर क्या किया गया है, हमला किया गया है, किसके द्वारा, कंबोडिया के द्वारा। अब कंबोडिया ने भी इसको रिटेलिएट करा। कंबोडिया ने कहा कि भाई पहले गोलीबारी आपने शुरू करी थी और उसके बाद हमने आपको इस बात का जवाब दिया है। ये मैटर फिर कहां चला गया, मैंने आपको क्या बताया, ये मैटर पहले भी कई बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया है और इस बार भी ये कहां पर जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। और जवाब किसके हक में आता है, कंबोडिया के हक में आता है। और इस कंबोडिया वाले मैटर को कौन नहीं मानता है, यहां पर थाईलैंड नहीं मानता है। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, अब इसी बीच क्या हुआ, यहां तक क्लियर हो गया। अब समझो इसी बीच क्या हुआ बेटा कि एक प्राइम
मिनिस्टर हैं वहां की, जिनका नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे शिनावात्रा। अब मैं पूरा नाम नहीं बोल रही, मैं शिनावात्रा बोल रही हूं। शिनावात्रा ने क्या करा, शिनावात्रा ने कंबोडिया के, गौर करना शिनावात्रा थाईलैंड की है, थाईलैंड की इन प्राइम मिनिस्टर ने कंबोडिया के डिफेंस मिनिस्टर से कोई बातचीत करी और उस बातचीत में कोई चीजें लीक हो गई, ऐसे समझो, ठीक है। जब उन दोनों की आपस में बातचीत हुई तो उस बातचीत में गौर करना, कंबोडिया के जो थाईलैंड की जो पीएम है, उन्होंने अपने ही डिफेंस मिनिस्टर के बारे में कुछ इस तरीके से उलूल जुलूल बातें कर दी होंगी, जिसके चक्कर में वो पूरी की पूरी कॉल क्या हो गई, यहाँ पे लीक हो गई। और जैसी वो कॉल लीक हो गई, एक हल्ला मच गया कि किसको हटा दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से शिनावात्रा को क्या कर दिया जाए, यहां से हटा दिया जाए। क्लियर हो गया। अब जैसे ये हटेंगी, इनकी जगह पर कोई तो आएगा ना बेटा, तो हम गौर करेंगे थाईलैंड की जो कैबिनेट है उसने अपॉइंट कर लिया है किसको, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को, और ध्यान रखेंगे उनका नाम है फुनतम विचाचाई। अभी विचाचाई तो बहुत प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग सी है, पर अब आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको यहां से समझना है कि क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है। समझ में आया आपको कि लड़ाई एक्चुअली में किसकी थी, थाईलैंड और कंबोडिया की। और ये मैटर कहां चला गया बच्चे, ये मैटर गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसी बीच में जो इनकी प्रधानमंत्री है, उन्होंने किसकी बेइज्जती कर दी यहां पर, अपने ही, आप ऐसा कह सकते हैं, अपने डिफेंस मिनिस्टर को लेकर कुछ बातें बोल दी, जिसके कारण पूरी की पूरी फोन क्या हो गई, यहां पे उनकी कॉल हिस्ट्री लीक हो गई। और जैसी कॉल हिस्ट्री लीक हो गई, एक हल्ला मच गया कि भाई किसे अपनी पोस्ट से निकाल दिया जाए। तो आप याद रखेंगे, इन्हें, अपनी शिनावात्रा को इनकी पोस्ट से क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम थाईलैंड के बारे में सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये कहां पर आती है, तो आप याद रखेंगे ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। गौर करना है कैसी कंट्री है बच्चा, तो आप याद रखेंगे थाईलैंड एक साउथ ईस्ट एशियन क्या आती है, आपके पास कंट्री आती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल का नाम आता है आपके पास बैंकॉक। क्या नाम आता है इसकी कैपिटल का, तो आप याद रखेंगे बैंकॉक, इसका नाम आपके पास निकल कर आता है। ये भी क्लियर हो गया आपके पास। अगर हम बात करें यहाँ करेंसी क्या चलती है, तो यहाँ करेंसी चलती है बच्चे थाई बट। क्या चलती है यहाँ पे, थाई बट। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। तो ध्यान रखना है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, राजधानी का नाम क्या है, बैंकॉक, और करेंसी चलती है यहाँ पे थाई। याद रखेंगे आप यहाँ पे थाई बट, यहाँ पर ये करेंसी चलती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें, इसका पुराना नाम, थाईलैंड का पुराना नाम आप गौर करेंगे सियाम आता है। गौर करना है। और सियाम से थाईलैंड कब रखा गया है, तो आप याद रखेंगे इसका नाम थाईलैंड 1939 में रखा गया था, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगर हम जब भी थाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे, तो आपने याद रखना है कि थाईलैंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, तो आप याद रखेंगे रबड़ का। किसका प्रोड्यूसर है, तो आप याद रखेंगे रबड़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन दिखता है हमें, तो आप याद रखेंगे थाईलैंड। उसके अलावा क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे टिन, उसके अलावा क्या आ जाएगा राइस, और उसके अलावा एक्सेट्रा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब मैप पे आते हैं और मैप के माध्यम से एक दो चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक बात याद रखना बेटा, अगर हम गौर करते हैं थाईलैंड के किस तरफ, थाईलैंड के अगर हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, तो वेस्ट में किस वाटर बॉडी के साथ ये एसोसिएटेड है, तो अंडमान सी है, याद रखना है। और अगर हम ईस्ट में बात करते हैं, तो गल्फ ऑफ थाईलैंड के बारे में यहाँ पर एसोसिएट है। मतलब जो अपने पास कौन है, थाईलैंड है, वो एक्चुअली में एक मैरीटाइम कह सकते हैं या फिर एक बॉर्डर के बीच में है। और ये बॉर्डर करता है किस किस के साथ, तो अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ ये बॉर्डर यहाँ पर वाटर बॉर्डर शेयर करता है। और याद रखना, ये जो एरिया है, ये एरिया ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, ब्लू इकोनॉमी मतलब वाटर एफिशिएंसी को यहाँ पर बढ़ाना है, ठीक है। सीधी बात है, फिशरी वगैरह वगैरह, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर हो गया। और उसके अलावा बॉर्डर किस किस के साथ टच करती है, तो गौर करो जरा सा, नॉर्थ वेस्ट में क्या दिख रहा है आपको, म्यांमार। म्यांमार से इस तरफ चलते हैं तो क्या आता है आपके पास, लाओ, और लाओ से इधर चलते हैं तो कंबोडिया, और कंबोडिया से इधर आते हैं तो मलेशिया आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो इनके साथ बॉर्डर टच करता है कौन, यहां पर
थाईलैंड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला करंट अफेयर है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। अच्छा, अब आपको थोड़ी बहुत इसकी भी हिस्ट्री थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो बेटा क्या स्टोरी है इसकी भी, उस स्टोरी को समझते हैं पहले यहाँ पर। जैसे हमने इसकी स्टोरी को समझा भी, थाईलैंड और कंबोडिया वाली को, तो समझते हैं बच्चे। आपको पता है कि इजराइल कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहा था अभी कुछ टाइम पहले, कहाँ पर, यमन होतीज में। अब होतीज एक ट्राइब है वहाँ की, उस पर क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। और इसी अटैक में इनके प्राइम मिनिस्टर की क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्या हुआ बेटा, इजराइल कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था किसके ऊपर, यमन के ऊपर। और इनकी एक मीटिंग ही चल रही थी, और उसमें कौन बैठे थे, प्रधानमंत्री अहमद अल रहबाई, और उनके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स भी वहां पर बैठे हुए थे। और वहां पर एयर स्ट्राइक, अटैक कर दिया किसने बेटा, यहाँ पर इजराइल ने। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब उनकी जगह कोई और तो अपॉइंट होएगा ना बेटा। कौन अपॉइंट हुआ है, तो आप याद रखेंगे हाउतीज महदी अल मशहद, ये यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। क्लियर हो गया। तो आपने इस तरीके से स्टोरी बना बना के याद रखोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, तो इजराइल ने किसके ऊपर एयर स्ट्राइक करा, यहाँ पर यमन पे। और यमन के जो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, या फिर हाउती के जो प्राइम मिनिस्टर थे अहमद अल रहबाई, उनकी क्या हो गई थी, यहाँ पे डेथ हो गई थी। क्लियर हो गया। चलिए, कहता है मोहम्मद अहमद मुफ्ता वॉज प्रमोटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर टू एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। कोई भारी बात नहीं है। अब अगला आता है यमन की कैपिटल क्या आती है, तो आप याद रखेंगे यमन की राजधानी सना आती है। क्लियर रखना है। ठीक है, अब एक और बात, यमन आता कहां पर है, तो गौर करने वाली बात है, यमन मिडल ईस्ट में आता है। रिपीट करेंगे, कहां पर आता है यमन, यमन आता है मिडल ईस्ट, जिसको हम वेस्टर्न एशिया भी यहां पर कह देते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, यमन एक स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप गौर करेंगे यहां कहीं पे आपके पास, जहां पर यमन है, यमन के ठीक नीचे रेड सी आएगा आपके पास। यहां पे शो नहीं हो रहा पर यहां पर होगा रेड सी। और वो रेड सी पूरा का पूरा रूट है बेटा, किसका, एक ट्रेड का रूट है। अगर यमन के साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो यमन इस रूट को भी क्या कर सकता है, यहां पर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और इधर देख रहे हैं आप अरेबियन सी, तो अरेबियन सी के इस तरफ तो इंडिया आ गया, और यहां कौन सा आता है, इंडियन ओशन आता है। ठीक है, तो ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो इसकी कोस्टल लाइन रेड सी के पास है, गल्फ ऑफ एडन के पास है, और अरेबियन सी के आसपास हमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। तो ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताएंगे, ध्यान से सुनना। अब ये क्वेश्चन यमन और दिजी बाउती के साथ है। आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जो अपने पास बब अल मंदेब है, ये क्या है, स्ट्रेट है। क्या नाम है इसका, ये स्ट्रेट है बच्चे। स्ट्रेट मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे इंडिया और श्रीलंका को ज्वाइन करता है पाक स्ट्रेट, तो वैसे ही जो ये बब अल मंदेब जो स्ट्रेट है, वो किन दो कंट्रीज को यहां पर कनेक्ट करता है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, गौर करना। ये रहा दिजी बाउती और ये रहा यमन, क्या इन दोनों को कनेक्ट करता है, या किसे कनेक्ट करता है, या सेपरेट करता है, आप मुझे यहां पर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अब अगला करंट अफेयर यहां पर देखते हैं। अगला आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर लिया है 29 नंबर की, किन्हें अपॉइंट करा यहाँ पे, CGA को। अब समझते हैं क्या है। देखो, कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा है TCA कल्याणी को, जो कि 1991 ICAS बैच से बिलोंग करती हैं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के साथ ये डील करती हैं। इनको 29th कंट्रोलर, याद रखना, सुनो, हम एक पॉलिटी में पढ़ते हैं कंप्ट्रोलर, ये वो वाला नहीं है। ठीक है, पहले से क्लियर रखना। ये कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट अपॉइंट हुई है किस डिपार्टमेंट पे, तो गौर करना, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पे। और एक्सपेंडिचर किसके पास आता है, तो याद रखेंगे किसके पास आता है, निर्मला सीतारमन के पास, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। कहता है अब ये कौन बनी है वहां पर, तो ये सबसे बड़ी अकाउंटिंग एडवाइजर रहेंगी किसके लिए, भारत सरकार के लिए। तो पैसों से लेकर या भत्ते से लेकर जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो यहाँ पर ये काम करेंगी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहला काम है प्रिपेयर करना है
एनुअल अकाउंट किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। सेकंड, मॉनिटर करना है रिसिप्ट्स को, एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। फिर ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद फिस्कल रिपोर्ट, पैसों से रिलेटेड रिपोर्ट देखनी है। पॉलिसी मेकिंग में क्या है, हर चीज में सीधी सीधी बात है भारत सरकार की मदद करेंगे। किसको लेकर? तो आप याद रखेंगे अकाउंट एडवाइजर बनकर ये यहां पर आई हैं। ठीक है, तो अकाउंट से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा उस पे इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेंगी? तो आप याद रखेंगी, या आप याद रखेंगे कौन अपॉइंट करेंगी? TCA कल्याणी इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला वाला, अगले कौन से आते हैं अब आपके पास? नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। आइए, कहता है इंडियाज फर्स्ट MLFF टोलिंग सिस्टम। ठीक है, समझना, आपने कई बारी हाईवेज पे सफर किया होगा और इस प्रकार के टोल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहां पर आपको क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है और एक प्रकार का टैक्स, रोड टैक्स कह सकते हैं आप उसे, वो टोल टैक्स आपको यहां पर क्या करना होता है? देना होता है। ठीक है, अब समझो क्या किया गया है, समझो पहले। ठीक है, पहले ये समझो, पहले ऐसे समझो बेटा कि भारत सरकार ने NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोग्राम शुरू करा है। याद करो, पिछले करंट अफेयर में आरोहण पढ़ा था आपने, कुछ याद होगा अगर आपको तो। और ये आरोहण नहीं, ये कुछ अलग है। ये आरोहण तो याद करो, जो टोल टैक्स में, जो टोल प्लाजा में लोग काम करते हैं उनके बच्चों को बढ़ाने के लिए किया गया था, पढ़ाने लिखाने के लिए। याद करिए, पढ़ाया आपने। अब गौर करना यहाँ पे क्या किया गया है, समझो। जितना भी रोडवेज है इंडिया का उसको और रेवोल्यूशनाइज किया जा रहा है, मतलब आगे उसको और, मतलब सीधी बात है, भारत के अंदर रोडों की क्रांति लाई जा रही है। ठीक है, रोड्स की क्रांति लाई जा रही है। अब देश में क्या किया गया बेटा? देश के पहले MLFF टोलिंग सिस्टम को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है और ये पायलट प्रोजेक्ट है। ध्यान देना, पायलट प्रोजेक्ट कहां पर चलाई है? तो आप याद रखेंगे कहां चलाए? तो 84 फी प्लाजा कहां पर आता है? NH48। ध्यान रखना, और ये 48 कहां पर है? गुजरात। याद रखना, लेटर इट वॉज एक्सटेंडेड टू, अब आप इसके साथ ही एंड कर लेना, लेटर इट वॉज एक्सटेंडेड टू, तो ध्यान रखेंगे आप ये कहां पर होगा? NH44। और कहां पर? हरियाणा में। तो पहले तो ये पायलट प्रोजेक्ट कहां से शुरू होगा? तो ये होगा कहां से? गुजरात से। फिर कहां तक जाएगा ये? हरियाणा। और इसके बाद इसका एक टारगेट भी है, गौर रखना, इसका एक टारगेट भी है कि हमने 25 टोल प्लाजे, गौर करना, कितने टोल प्लाजास? 25 टोल प्लाजास को क्या किया जाएगा? यहां पर कवर किया जाएगा। और कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 2025 और 26 में कवर किया जाएगा। अब आप बोलेंगे आपने न्यूज़ तो बता दी, आपने स्टैटिक भी बता दिया, पर अब हमें यह बताइए कि इस MLF का मतलब क्या है? समझते हैं। ठीक है, समझिए। MLF टोलिंग सिस्टम बच्चा एक हाई टेक, आप ऐसा कह सकते हैं हाई टेक्नोलॉजी बैरियर फ्री टोल सिस्टम है। बैरियर फ्री मतलब क्या हो गया? लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, कतार में नहीं लगना पड़ेगा। जो फास्टैग और ऑटोमेटिक टोल क्या करेगा? आपके पास वसूल लेगा। सीधी बात है। अब आपको किसी भी टोल प्लाजा पे रुकने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर बिना रुके क्या कर सकते हैं? आगे जा सकते हैं। ये किस टेक्निक के माध्यम से हो पाया है? तो ये हो पाया MLFF टोलिंग सिस्टम के माध्यम से। अब क्या होगा? मतलब अब सीधी सीधी बात है, टोल प्लाजा में आप को और मुझे गाड़ियां लेकर रुकना नहीं होगा, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक वहां लग जाता था वो कम हो जाएगा। जो लोगों का फ्यूल लॉस होता था, लंबे समय तक धीरे धीरे करके गाड़ियां आगे बढ़ती रहेंगी तो फ्यूल खत्म होता रहेगा, तो ये भी प्रॉब्लम से बचेंगे, टाइम भी बचेगा। और धीरे धीरे करके साथ ही साथ अगर हम कहें जो टोल कह सकते हैं आप यहाँ पे जो टोल टैक्स हैं उनके अंदर और ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। क्लियर हो गया? तो क्या मिलेगी हमें यहाँ देखने को? जो और भी ट्रांसपेरेंसी है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? NHAI के बारे में। हमने पिछले हफ्ते बात करी थी इसके बारे में। ये बॉडी 1995 को बनी है, ध्यान रखना है। इसके हेडक्वार्टर अगर हम बात करें, इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? तो आप याद रखेंगे संतोष कुमार यादव। कौन है अभी यहाँ पर अपॉइंट? तो आप याद रखेंगे संतोष कुमार यादव, ये इसके अभी चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं। और अभी पिछले ही करंट अफेयर में आपको आरोहण बता दिया गया था, वो आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब अगर हाईवेज की बात हो रही है तो आप मुझे बताएंगे इंडिया का सबसे लंबा एनएच कौन सा है, सबसे नेशनल हाईवे कौन सा सबसे ज़्यादा लंबा है और कौन सा वाला, एक तो आपने मुझे लॉन्गेस्ट बताना है और एक आपने मुझे कवर करवाना है कौन सा वाला शॉर्टेस्ट वाला, क्योंकि दोनों ही अपने लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। अगला, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया, अब ये देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लाइन पढ़ सकते हैं तो मतलब पढ़ा देती हूँ, करा देती हूँ। दिस कटिंग एज सिस्टम seamless barrier free electronic toll collection for highway users, eliminating the need of vehicles, जो कि उनको बूथ पर रुकना पड़ता था वो नहीं रुकना पड़ेगा, कंजेशन नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगा और लोगों का ट्रेवल टाइम भी यहाँ पर बचेगा। कहता है मल्टी लेन फ्री फ्लो इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग सिस्टम है, जो कि क्या करेगा यहाँ पर, जो कि फास्टैग और जो VRN नंबर है उनको हाई परफॉर्मेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से क्या करेगा, रीड करेगा और उसके साथ साथ जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन होती है उनको भी यहाँ पर स्कैन कर लेगा। तो सीधी बात है कि ये क्यों लाया गया है, ताकि लोगों को और ज़्यादा आसानी यहाँ पर हो सके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कौन सी स्टेट न्यूज़ पे आई है तो गौर करेंगे। कौन सी स्टेट आई थी अभी अभी अपने पास यहाँ पे, गुजरात, और गुजरात से 3-4 फैक्ट जल्दी से सीख लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहला गौर करने वाली बात है, गुजरात कब बना था तो 1 मई 1960 को, और किससे अलग होकर बना है तो आपको याद रखना है बॉम्बे प्रोविंस से अलग होकर ये बनाया गया था। ठीक है, तो बॉम्बे प्रोविंस से गुजराती बोलने वाले अलग हुए थे, दैट इज गुजरात, और महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले अलग हुए थे, दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, अब अगला बात करते हैं तो कैपिटल क्या आ जाती है इसकी आपके पास, गांधीनगर, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट सिटी यहाँ पर कौन सी आती है, अहमदाबाद, याद रखना है आपने, जिसको हम टेक्सटाइल का हब भी यहाँ पर कह देते हैं। इस अहमदाबाद को मैनचेस्टर, गौर करना, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर आपको सूरत देखने को मिलेगा। ठीक है, यहीं पे एक और सिटी मिलेगी सूरत, याद रखना है। सूरत कौन सी नदी के किनारे है तो इसका आंसर ताप्ती, और क्या होगा इसका आंसर, तापी। और इसी सूरत को हम डायमंड, ध्यान रखना, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया, तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं तो आप याद रखेंगे सूरत को। ठीक है, अब गौर करिए, देखिए अब हम आज एक नया सीख लेते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स कहाँ पर फ्लो करती हैं, गुजरात में फ्लो करती हैं। तो गौर करेंगे कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं तो आप याद रखेंगे, एक तो नर्मदा ही आ जाएगी आपके पास, एक आ जाएगी आपके पास नर्मदा के साथ क्या आ जाएगी आपके पास, ताप्ती भी लिखते हैं, तापी भी लिखते हैं। उसके अलावा साबरमती आ जाएगी आपके पास, और उसके अलावा आप याद रखेंगे, उसके अलावा माही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स आ गई ये आप इसके साथ लिख लेंगे, और इनका ओरिजिनेशन पॉइंट भी साथ ही लिख लो, काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं फोक डांसेस की, कहाँ के फोक डांसेस की, गुजरात के, तो उसमें एक आ जाएगा आपके पास गरबा, याद रखिए, एक आ जाएगा डांडिया रास, एक कौन सा आ जाएगा, डांडिया रास, और उसके अलावा एक आ जाएगा भवई, एक कौन सा आ जाएगा, भवई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हो गए कहाँ के, तो आप याद रखेंगे कहाँ के हो गए, ये गुजरात के, ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, गुजरात में ही, गौर करना, गुजरात में ही एक पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट है जिसका नाम है कांडला पोर्ट, गौर करेंगे क्या नाम है इसका, कांडला पोर्ट। और इस कांडला पोर्ट को हम और एक नाम से जानते हैं, दीन दयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया क्लियर आपके पास। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अपने पास 100 रुपए के नोट में क्या बना हुआ है, रानी का बाव, क्या बना हुआ है, रानी का बाव, जिसको बावड़ी भी कह देते हैं। ये रानी का बाव कहाँ से लिया गया है तो आप याद रखेंगे गुजरात से इसको यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो ये आप फैक्ट किसके साथ ऐड कर सकते हैं, गुजरात के साथ ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आइए अब अगला क्या है, अच्छा नेशनल पार्क नहीं कराए हैं, नेशनल पार्क आपको कई बार कराए हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। चलिए अगला कहता है जो इंडियन इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का हैदराबाद। अब जब हैदराबाद आता है तो मैं आपको कई बार कराती हूँ हैदराबाद, कौन सी नदी के किनारे है तो आप याद रखेंगे
मूसी नदी के किनारे है, ये आपने याद रखना है। तो जो आईआईटी हैदराबाद है, इसने एक एमओयू साइन करा है किसके साथ? इंडियन आर्मी का एक विंग है जिसका नाम है एसडीडी, मतलब सिम्युलेटर डेवलपमेंट डिवीजन अंडर द आर्मी ट्रेनिंग कमांड। और यह आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में है, ताकि वो वहाँ पे क्या सेटअप कर सकें? एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कह सकते हैं, और उसका नाम है विग्राहा। और विग्राहा का फुल फॉर्म है वर्चुअल इंटेलिजेंट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी एंड हाई टेक एप्लीकेशंस फॉर इंडियन आर्मी। तो सीधी सीधी बात है, इंडियन आर्मी अपनी एफिशिएंसी को और कहाँ पर बढ़ाना चाहती है? इन माउंटेनियस एरियाज में, और अपने ऑपरेशंस को और आगे लेकर जाना चाहती है। किसके थ्रू? तो आप याद रखेंगे, मतलब एक्सपर्ट्स के थ्रू इसको यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, जिसके अंदर रोबोटिक्स आ जाएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आ जाएंगे, ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं, ठीक है। तो और इसके अंदर कुछ ऐसा ऐड नहीं होना है जो आपको यहाँ पर भारी भरकम लगे, ठीक है। अब देखिए, अब एक और बात, और हम इसके साथ क्या जोड़ सकते हैं, ठीक है। इधर आइए, देखिए अब हम एक और चीज़ क्या जोड़ सकते हैं, समझिएगा। अब मैं पीछे वाले पेज पे ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि पीछे वाला पेज आपके पास खाली पड़ा था, है ना। देखिए अब यहाँ पर किसके बारे में बात कर लेते हैं? इंडियन आर्मी के बारे में 2-4 फैक्ट यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर इंडियन आर्मी की, गौर करना, इंडियन आर्मी डे हम कब मनाते हैं? तो हर साल 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। इस साल जो 2025 में मनाया गया वो कौन सा वाला था? तो वो आप याद रखेंगे 77th। और इसकी थीम क्या थी? तो आप याद रखेंगे सक्षम भारत समर्थ सेना, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म इस बार की थी आपके पास समर्थ भारत सक्षम सेना, मैंने उल्टा बोल दिया था, ध्यान रखेंगे। समर्थ भारत और सक्षम सेना, ठीक है। सक्षम सेना किसका आ जाएगा पार्ट? ये किसकी थीम आ जाएगी? तो आप याद रखेंगे इंडियन आर्मी डे की। क्लियर हो गया। और अभी अपने पास चीफ कौन है इसके? तो आपको याद होगा जनरल, ठीक है। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला, एनसीईआरटी ने अपना 65th कह सकते हैं फाउंडेशन डे को क्या करा है? सेलिब्रेट करा है। समझते हैं। कहता है एनसीईआरटी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है? तो आप याद रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान के पास ये मिनिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और याद रखना सबसे पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो आप याद रखेंगे यहाँ पे मौलाना, ध्यान रखना है, मौलाना अबुल कलाम। क्या नाम था उनका? अबुल कलाम। एक अब्दुल कलाम है, वो अलग है। ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जब भी एजुकेशन आएगा, गौर रखना है, एजुकेशन जब आएगा तो आप याद रखेंगे 42nd अमेंडमेंट 1976। कौन सी अमेंडमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन की 42nd अमेंडमेंट 1976। एजुकेशन पहले किस लिस्ट के अंदर आता था? तो गौर करना है, पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट का पार्ट था, ध्यान रखना है आपने यहाँ पर। और अब किसका पार्ट बन चुका है? तो अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। कॉन्करेंट का मतलब क्या हो गया? जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें की गई हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। कहता है बेटा यहाँ पर आप समझो एनसीईआरटी के कितने साल कंप्लीट हो गए? तो आप याद रखेंगे 65 वर्ष इसके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी इवेंट में, इसी दिन क्या किया गया? बाल वाटिका DTH टीवी चैनल को लॉन्च किया गया। कहाँ से? प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम DTH चैनल नंबर 35 से, जिसमें क्या किया जाएगा? टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स,
पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन, जो कि चिल्ड्रन कौन से वाले, 3 से 6 साल वाले, उनको यहाँ पर एक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल सिखाई जाएगी। मतलब वो पढ़ लिख पाएँ, थोड़ा सा नंबर्स को समझ पाएँ, इसके बारे में उनको यहाँ पर सिखाया जाएगा। अगला कहता है दीक्षा 2.0 प्लेटफॉर्म को चलाया गया, जिसमें और अपग्रेडेड चैप्टर्स आ गए, मतलब अपग्रेडेड वर्जन आ गया इसका, जिसमें लेसन्स होंगे, असेसमेंट्स होंगी यहाँ पे, फिर परफॉर्मेंस फीडबैक लिया जाएगा। AI टूल्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जैसे रीड अलाउड, क्लोज्ड कैप्शनिंग और ट्रांसलेशन इन 12 लैंग्वेजेस ऑफ इंक्लूसिव लर्निंग। ठीक है, तो ये सब इस बारी की देन है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, अब एक और चीज़ और क्लियर रखना, सुन लो, जो अपने पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, गौर करना, 2020 की जितने भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जितने भी, वो सब इसी के अंदर यहाँ पर लिए जाएंगे। मतलब ये जो डे है, इसके अंदर जो भी बातचीत होगी वो इसी के अंदर यहाँ पर की जाएगी, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला कहता है लॉन्च ऑफ क्या लिखा है आगे आपके पास यहाँ पे, मल्टीलिंगुअल प्रीमियर्स प्रमोट फाउंडेशनल लर्निंग बाय कवरिंग मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस, जिसमें हिंदी आ जाएगी आपके पास, संस्कृत आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, और उसके अलावा एक और कौन सी भाषा लिखी है, हो हिंदी। मैं हो हिंदी के बारे में सर्च कर रही थी, ये मुझे मिल नहीं पाया अच्छे से, अगर आपको मिल जाता है तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। हो हिंदी, और उसके अलावा एक और कौन सी है, कोया द्रविड़ा लैंग्वेज है, मतलब साउथ इंडिया की लैंग्वेज को यहाँ पर कोया बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोग्राम है जिसको यहाँ पर चलाया गया, जिसका नाम है किताब एक पढ़े अनेक, याद रखना। क्या नाम है उसका, किताब एक, याद रखना है, और पढ़े अनेक। ठीक है, पढ़े अनेक, तो ये भी आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, मतलब एक ही किताब के अंदर मल्टीपल फीचर्स को क्या किया जाएगा, डाला जाएगा, ताकि लोग यूनिवर्सल लर्निंग यहाँ पर कर पाए। ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये भी आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए NCERT के बारे में बात करते हैं और क्लियर करते हैं। NCERT की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो NCERT बना था 1 सितंबर, गौर करना, 1961 को। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और उसके अलावा इसके चीफ कौन है अभी, तो आप याद रखेंगे दिनेश प्रसाद, याद रखना है दिनेश प्रसाद। ये इसके कौन आ जाते हैं, प्रसाद, ये कौन आ जाते हैं इसके, ये इसके हेड आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप इसको साथ लिखकर बाइंड अप कर सकते हैं। और एजुकेशन कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, मैंने अभी आपको बता दिया, ये किसके अंदर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर अब आता है। पहले किस में आता था, पहले आता था स्टेट लिस्ट के अंदर। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगला कहता है इंडिया की पहली ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी टू सिक्योर सेफ्टी क्लियरेंस फ्रॉम DGCA। ठीक है, समझो पहले तो ये समझो ये DGCA क्या है, यहां समझो पहले क्या नाम है बेटा इसका, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये जो बेटा DGCA बॉडी है ना बेटा, ये एक आप ऐसा कह सकते हैं एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये रेगुलेटरी मतलब जो रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका मेन काम है पैसेंजर के सेफ्टी इश्यूज के साथ क्या करना, डील करना। ठीक है, मेन फोकस इसी पे है, मेन फोकस है कि पैसेंजर के सेफ्टी जो इश्यूज हैं उससे यहाँ पर डील करना। इस बॉडी को बनाया गया था कब, 1978 में। ठीक है, और याद रखना इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। अब एक बात समझो, ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये हैंडलिंग ग्राउंड हैंडलिंग क्या बात हो रही है, समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी कोई एयरलाइंस, अब कोई भी एयरलाइन ले लो, जैसे एयर इंडिया लिखा हुआ है आपके पास, या फिर कोई भी आप ऐसे समझ लो, कोई भी आप ऐसे कह लो, कोई भी एक एयरलाइंस है। जब भी कोई एयरलाइंस एयरपोर्ट पे पहुंचती है बच्चा, कोई भी एयरलाइंस, मान लो कोई मुंबई से गोवा चलेगी, कोई कहीं से चलेगी, और जब वो अपनी जगह पर, अपने ठिकाने पर पहुंचती है, तो उसको बच्चे बहुत सारी सर्विसेज करवानी पड़ती हैं। ठीक है, उस हवाई जहाज को, उस एयरलाइंस को क्या करवानी पड़ती हैं, बहुत सारी सर्विसेज करवानी पड़ती हैं।
हैं, और वो सर्विसेज करवाने के लिए उनको एक कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, जिस कंपनी को कहा जाता है ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी। क्या कहते हैं उसको? ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर। अब वहाँ पर भी बहुत सारी एयरलाइंस आती होंगी। अगर बहुत सारी एयरलाइंस आती हैं तो उनकी भी तो कोई ना कोई काम हैंडल करता होगा ना, तो उनकी बहुत सारी, आप ऐसा कह सकते हैं, कंपनीज हैं जो उनके मैटर्स को हैंडल करती हैं। उसमें से एक नाम है बच्चे एयर इंडिया स्टैट। क्या नाम है उसका? एयर इंडिया सैट। ये आपने क्लियर रखना है। उसके अलावा एक सेलेबी करके भी है, CELEBI, और एक है BWFS। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। अब इन कंपनीज के पास अपनी अपनी एयरलाइंस भी होती हैं। गौर करना, ऐसा हो सकता है मेरी कोई कंपनी है और मेरी कंपनी के पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एयरलाइंस है। ऐसी आप एक कंपनी है, आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट जहाज हैं जो आपके पास उतरते हैं, मतलब उतरते तो वहीं पे ही हैं, एयरपोर्ट पे ही हैं, पर आप उनको सर्विसेज देते हैं। ऐसी कोई और एक पार्टी है जिसके पास बहुत सारे हवाई जहाज इस तरीके से आते हैं सर्विस कराने के लिए। अब गौर करना, ये जो जितनी भी मैंने आपको कंपनीज के नाम बोले, चाहे आप एयर इंडिया सैट की बात कर लो, ये क्या करती हैं? ये ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की तरह काम करती हैं। सीधी सीधी बात है, ये एयरलाइंस को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कैसी सर्विसेज? अब आप पूछेंगे। सबसे पहली कस्टमर सर्विसेज, ठीक है, जो भी उनको रहता होगा डेटा इंफॉर्मेशन लेना, वो रहती है। उसके बाद पैसेंजर सर्विस, कोई पैसेंजर का कोई गड़बड़ काम कुम ना रह गया हो। लोड कंट्रोल ये संभालती हैं। रैंप ये को संभालती हैं। अगर हवाई जहाज में कोई इक्विपमेंट लगना है, क्या होना है, ये काम संभालती हैं। बैगेज जो काम होते हैं, कार्गो, उसको संभालती हैं। साफ सफाई देखती हैं। क्रू की ट्रांसपोर्टेशन को देखती हैं। केटरिंग देखती है वहाँ पर कि भैया जो एयर होस्टेस आपके पास सामान लेकर आती हैं उस वाले टूल में वो जो चल रहा है उसमें कोई दिक्कत ना हो। केटरिंग को देखती हैं, फ्यूल को देखती हैं, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। क्लियर हो गया? तो गौर करते हैं, अब यहाँ तक आपको शायद समझ में आया होगा। तो हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, एयरलाइंस को सर्विसेज देती हैं। उन्हीं में से एक कौन सी कंपनी है? एयर इंडिया सैट, जिसको अभी अभी DGCA ने क्या दे दिया यहाँ पर, एक आप ऐसा कह सकते हैं, एक उसको कह सकते हैं क्लियरेंस दे दिया है, ठीक है, मतलब सेफ्टी क्लियरेंस है कि ये भी एक जानी मानी कंपनी है जो एयरपोर्ट पे जो आने वाली एयरलाइंस है उनको यहाँ पर संभालेगी। देखिए, कहता है विद दिस मूव AISATS ये इंडिया की पहली ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी बन चुकी है। कहता है इस अचीवमेंट के साथ इंडिया दूसरी बड़ी कंट्री बना है एशिया पैसिफिक रीजन में, किसके बाद? मलेशिया के बाद, जो कि क्या कर रहा है, इस प्रकार का एक बहुत बड़ा सेफ्टी फ्रेमवर्क को यहाँ पर सेटअप कर रहा है। किसके गाइडेंस के अंदर? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की गाइडेंस के अंदर। ठीक है, चलिए, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे वाले पे बढ़ते हैं और अगले वाले के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, अगला कहता है ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर समिट 2025। ठीक है, गौर करते हैं ये कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। और आपको पता ही है अगर किसके साथ हुई है, यहाँ पर हेल्थ को लेकर हुई है, तो इन कंट्रीज की आपस में हेल्थ के आइडियाज़ को शेयर किया जाएगा और हेल्थ वगैरह से रिलेटेड मैटर्स को यहाँ पर देखा जाएगा। और क्या थीम है इसकी? तो ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। तो कोई भारी बात नहीं है। अच्छा, अब ब्रिक्स के बारे में पिछले ही करंट अफेयर में मैं आपको करा कर गई थी जब NDB के नए डिप्यूटी अपॉइंट हुए थे। तो अब आपकी ड्यूटी है इस बार ब्रिक्स को आप कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताएंगे द टर्म ब्रिक वाज गिवन बाय, ब्रिक की पहली मीटिंग कब हुई थी, NDB कब बना था, और अब 2026 की जो मीटिंग है वो कहाँ होने वाली है। ठीक है, करवाया हुआ है, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप इसका आंसर वहां पर दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंपॉर्टेंट, मैंने याद करो आपको शुरू में अभी कुछ शायद 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने आपको ये क्लियर करा था कि GST ने नए स्लैब बना दिए हैं। गौर करते हैं, अगर हम बात करते हैं, याद करो GST के 4 स्लैब थे, कुछ कराया था मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 स्लैब चलते थे। और अब इन चारों स्लैब्स को हटाकर
दो स्लैब आएंगे जिसमें कौन कौन सा आएगा, 5% और 18% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहता है 56th जीएसटी काउंसिल की क्या हुई है, मीटिंग हुई है। कौन इसे चेयर कर रही थी, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। और कहती हैं मतलब इसको, इन रिफॉर्म्स को क्या बोला गया है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स इनको कहा गया है। और ये कब से लागू होंगे, 22 सितंबर 2025 से, जिस दिन हमारा पहला नवरात्रा है उस दिन इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। सीधी सीधी बात है, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले तो आपको ये क्लियर करना है, जो हम सरकार को प्रोवाइड करते हैं अगर हम कोई सामान लेते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, एक्चुअली में जो ये मोदी सरकार है या फिर आप कह लें निर्मला सीतारमन है, ये टैक्स बर्डन को कम करने की बात कर रही हैं लोगों के बीच में। ठीक है, चलिए। और मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था, मैंने कहा था आपको ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए कि वाओ सरकार कितनी अच्छी बन गई, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, यहाँ पे जीएसटी को क्या कर दे रही है, सस्ता कर रही है। मैंने आपको उस दिन भी वहां पर क्लियर करा था, मैंने कहा ऐसा करने से भी इन्हीं का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो लोग उस पैसे को फिर कहीं यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पैसा फिर से साइकिल में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है यहाँ पे टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स एज दे विल बी स्पेसिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये एक्सेप्ट है, मतलब इनके बारे में भी कोई क्लियरेंस नहीं है। कहता है अपार्ट फ्रॉम द न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, काउंसिल ने एक और एडिशनल स्लैब को इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम क्या है, 40%। बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो टोबैको है, जो अपने पास सिगरेट है, इन सब में अब क्या लगने वाला है, 40% जीएसटी। कुछ लग्जरी आइटम्स रहेंगी जिसमें 40% क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो अब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 3 स्लैब रह गई हैं, 5, 18 और 40। ठीक है, चलिए, पर 40 तो हमारे आपके लिए तो नहीं है। ठीक है, आगे कहता है जीएसटी रेट फॉर प्रोडक्ट अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क हो गया, प्री पैकेज्ड लेवल चीना और पनीर हो गया। इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनको 5% ना 18%, इनको नील कर दिया गया है, तो यहाँ पर 0% अब जीएसटी यहाँ पर लगेगा। उसके अलावा जीएसटी रेट जो स्टडी एसेंशियल होते हैं, पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक होगी आपके पास, एक्सरसाइजेस बुक और अमंग अदर्स, यहाँ पर भी 12 रिड्यूस फ्रॉम 12% से लेकर 0% तक रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी 5-18% से लेकर नील तक हो सकता है। ठीक है, आगे कहता है जीएसटी रेट फॉर 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स। अब ये ड्रग्स देख लेना बेटा, कौन कौन सी ड्रग, वो वाला ड्रग नहीं, दवाइयों की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पर भी कितना किया गया, 12% से लेकर 0% तक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब गौर करो, राहुल गांधी ने स्पीच दी थी, या फिर मैं भूल रही हूँ, किसी ने स्पीच दी थी, और वहां पर एक और बात चली थी कि जितने भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी क्या लेती हैं भैया, बहुत सारा जीएसटी लेती हैं, उनको भी क्या कर दिया जाए, जीएसटी फ्री यहाँ पर कर दिया जाए। तो गौर रखना है, जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी टैक्स एग्जम्प्टेड क्या कर दिया गया है। और अब जो एसी है, टीवी हो गया, डिश वॉशर हो गया, वहाँ पर पहले जीएसटी 28% लगता था, जो कि अब कितना लगेगा, यहाँ पर 18% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर किससे रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड। अब एक गौर कर लेते हैं और एक चीज़ और समझते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, जीएसटी जो काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में इसके बारे में लिखा गया है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 से। ठीक है, कहता है इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर आर्टिकल 279A। ये याद करने वाला क्वेश्चन हो गया। और अगर आपको याद होगा तो इसे जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। और किस प्रकार का टैक्स है, तो आप याद रखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, कहता है कौन है मिनिस्ट्री अभी फाइनेंस, तो आपको पता है निर्मला सीतारमन। ठीक है, चलिए आगे वाले पे, अगला वाला क्या कहता है, इसके बारे में पढ़कर भी वाइंड अप करते हैं। अगला कहता है सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है लॉरेंस वोंग, ध्यान रखना वो उनकी कहाँ पर विजिट हुई है, तो आप याद रखेंगे इंडिया में इनकी विजिट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब विजिट के बारे में तो बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ समझ लेते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सिंगापुर के बारे में, तो आपको याद रखना है सिंगापुर भी एक आइलैंड कंट्री है। तो पहला क्या बन गया क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी एक आइलैंड कंट्री है और कहाँ पर आती है, तो याद रखना है साउथ ईस्ट एशिया
की तरफ ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, साउथ एशिया की तरफ ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, उनमें से छोटे बड़े आइलैंड्स को मिलाकर ये क्या बनी है, हमारे पास ये कंट्री यहाँ पर बनती है। इसकी कैपिटल की बात करें तो गौर करना है, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है। और इसकी करेंसी आप याद रखेंगे, सिंगापुर डॉलर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब गौर करो, क्या सिंगापुर हिस्टोरिकली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, याद करो, जो अपने पास नेताजी, गौर करना, नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनका भी, या फिर आप पहले कह लें कि उनके भी जीवन में सिंगापुर का एक कंट्रीब्यूशन रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी 1943 में यहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारी और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज भी हैं, जैसे आप गौर करेंगे, एक आती है अग्नि वॉरियर। क्या नाम आता है एक का? तो आप याद रखेंगे अग्नि वॉरियर, इसका नाम आपके पास आता है। और अग्नि वॉरियर कैसी एक्सरसाइज है तो आप याद रखेंगे। अच्छा, अग्नि वॉरियर के साथ एक और है, एक और का नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। क्या नाम है इसका? बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। कैसी एक्सरसाइज है तो आप याद रखेंगे ये आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखना है। उसके अलावा एक और आती है जिसका नाम है सिम्बिक्स, और सिम्बिक्स किसके साथ है तो आप याद रखेंगे सिम्बिक्स इंडिया और इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब आइए वापस और देखते हैं क्या बात हुई है। देखिए, कहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर लॉरेंस वोंग 3 दिन के विजिट के लिए इंडिया में आए हैं। कहता है ही विजिटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार इंडिया आ रहे हैं। याद रखना प्रेसिडेंट आ चुके हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट आ चुके हैं। कहता है इसके बाद का मार्किंग द 60th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। 60th एनिवर्सरी बोलने का मतलब हो गया बेटा कि हमारे और इनके जो रिलेशंस हैं वो कब सेटल हुए थे, तो अगस्त 24, गौर करना, 1965 को इनके साथ हमारे रिलेशंस सेटअप हुए थे। जब आज़ाद हुए तो उसके बाद ही हुआ है सब कुछ, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। तो कहता है इसके साथ दोनों ने क्या करा, यहाँ पे एक रोड मैप तैयार करा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और किसके बीच के कॉपरेशन की बात हो रही है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में बात हो रही है। कहता है 8 पिलर्स पे फोकस किया जाएगा। कौन कौन से हैं वो? इकोनॉमिक कॉपरेशन, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, मेडिसिन, पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंज, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। और उसके साथ साथ हम और सिंगापुर अपने बायलेटरल रिलेशंस को भी क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके साथ एक दो चीज़ें और है, वो देख लेते हैं। क्या लिखा है, देखो यहाँ पे कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 5 MOU भी साइन करे हैं, जो कि सिविल एविएशन को लेकर भी आते हैं, स्पेस को लेकर भी आते हैं, स्किल को लेकर भी आते हैं, आप याद रखेंगे। और उसके अलावा अगर हम बात कर ले डिजिटल एसेट, ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, इन सब चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर बात हो चुकी है। और मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट है जिनका नाम थारमन शनमुगरत्नम आता है, ये भी इंडिया अभी कुछ टाइम पहले विजिट हो चुके हैं, और ये हमने करंट अफेयर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला कौन सा आता है, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है हेल्थ AI। अब पहला क्वेश्चन तो ये समझो, हेल्थ AI है क्या? तो हेल्थ AI एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, गौर करना, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसके हेडक्वार्टर आप याद रख सकते हैं, मतलब इस हेल्थ AI के हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब हेल्थ को किसके साथ जोड़ने की बात हो रही है, AI के साथ जोड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। मतलब AI की मदद से बनाए जाएंगे, AI की मदद से आप ऐसा कह सकते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ICMR कौन हो जाएगा आपके पास, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आ जाएगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा और बॉडी का नाम आपके पास लिखा हुआ है, जिसका नाम लिखा है NIRDHDS। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट इन डिजिटल
गौर करना, नेशनल इंस्टीट्यूट इन डिजिटल ही आएगा ना, हाँ नेशनल इंस्टीट्यूट इन डिजिटल आप याद रखेंगे, डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंस, डिजिटल हेल्थ, ठीक है, एंड डेटा साइंस, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो हेल्थ को किसके साथ जोड़ने की बात हो रही है, एआई के साथ जोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने इसको अनाउंस करा है। और याद रखना कौन है अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अश्विनी वैष्णव आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि एआई हमारी कैसे मदद करेगा, तो समझेंगे जैसे डिजीज़ के बारे में प्रेडिक्शन करना, हेल्थ केयर जो अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना, ठीक है। हो सकता है कि एक इंसान को वर्चुअली हेल्थ असिस्टेंट मिल जाए जो आपके हेल्थ के बारे में नॉलेज देता रहे, जैसे घड़ियाँ भी तो यही काम करती हैं, स्मार्ट वॉचेस भी तो यही काम करती हैं अपने पास, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं, अगला वाला, अगला कौन सा आ गया अब आपके पास, इंटरनेशनल अफेयर्स, और इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए आपको पहले इस एक दो चीज़ें पहले मैं समझा दूं, फिर उसके बारे आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो अभी अभी 2 दिनों के लिए कहाँ गए थे, जापान गए थे, ठीक है। आपको पता है टेंशन चल रही है किसके साथ, यूएसए के साथ, और जब वो वहां पर गए तो जापान की एक गुड़िया, ध्यान रखना उस गुड़िया का नाम है डारूमा डॉल, इसको किसको दिया गया, तो इस डॉल को किसको दिया गया, यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये क्या का मतलब ये डॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे ये सिंबल है बच्चा, गौर करेंगे ये सिंबल है, और ये सिंबल किस चीज की है, तो आप याद रखेंगे सिंबल ऑफ, ऐसा कह सकते हैं प्रिजर्वेंस, याद रखना प्रिजर्वेंस, और किसके बारे में, सक्सेस के बारे में, आप ऐसा कह सकते हैं एक अच्छा ओनम आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी यहाँ पर दी गई है, पहले तो ये समझ में आ गया जो गुड़िया बताई गई। अब इसके बाद समझते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए हमें पता है बेटा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो 2 दिनों के लिए कहाँ गए थे, जापान, और जापान में किसने इन्वाइट करा था इनको, शिगेरू इशिबा ने। आपको पता है जापान और भारत के रिश्ते आज के नहीं है, बहुत पुराने रिश्ते हैं, ठीक है। बीच में खराब भी हुए थे, वो बात अलग है, पर उसके बाद ठीक भी हुए, और खराब होने का मेन कारण था, आपको याद होगा जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, मैंने आपको पिछले किसी करंट अफेयर में करवाया भी था कि जब क्या कर रहा था इंडिया जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, तो जापान कहीं ना कहीं इस बात से नाराज था, और जापान की जो नाराजगी है वो थोड़ी बहुत आप जायज़ भी समझ सकते हैं। क्यों जायज़ समझ सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहली बार क्या झेला था, तो आप याद रखेंगे उस परमाणु बमों को क्या करा था, यहाँ पर झेला था, ठीक है। तो अब उसके बाद चलो अब हमारे जापान के साथ अब तो रिश्ते ठीक ही हैं, आपको पता है, पर क्या किया गया, जापान इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, ठीक है। वैसे जापान चाइना में बहुत इन्वेस्ट करता था, बट अब रिसेंटली वो कहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। उसे पता है कि इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा है, आने वाले टाइम पर यूथ ज़्यादा है, तो कहाँ पैसा लगाने का फ़ायदा रहेगा, इंडिया में पैसा लगाने का फ़ायदा रहेगा, ठीक है। कहता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8वीं विजिट है जापान में, और ये पहली, आप ऐसा कह सकते हैं पहले अटेंड करने गए हैं क्या, 15th इंडिया और जापान की एनुअल समिट। ये कहाँ पर हुआ, टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की राजधानी है, याद रखना है। इस फोरम को ऑर्गेनाइज करा था किसने, CII, मतलब जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, और एक जापान का जो बिजनेस फेडरेशन है उसने, दोनों के दोनों ने 13 MOU साइन करे हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हुई है, एनवायरनमेंट की बात हुई है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात हुई है, स्पेस और कल्चरल कोऑपरेशन की बात हुई है। आपको याद होगा कि हमने इनके लिए मार्केट आज से नहीं बहुत पहले से खोली हुई है। आज आपको हर घर के अंदर एक सुजुकी गाड़ी ज़रूर मिलेगी, वो सुजुकी हमारा ब्रांड नहीं, वो कहाँ का है आपके पास, वो जापान का है। तो आप याद रखेंगे, ऐसे पैनासोनिक हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, मतलब सीधी सीधी बात है, हमने जापान को अभी से ही नहीं बहुत पहले से मौका यहाँ पर देकर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसी के साथ का अगला क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगला अच्छा इसके साथ रह गया है ना, अब इसके साथ ये रहा खाली पेज, मैं यहीं पे ऐड कर दूंगी इसके साथ, ठीक है। सुनिएगा, देखिए बेटा, अगर हम जापान की बात करते हैं तो आपने याद रखना है जापान भी, गौर करना, जापान भी एक आइलैंड कंट्री है। जापान कैसी कंट्री है, तो आप याद रखेंगे आइलैंड कंट्री है, जो कि कहाँ पर आती है, ईस्ट एशिया में आती है। कहाँ पर आती है बेटा, ईस्ट एशिया में। और कौन सी वाटर बॉडी के
पास, तो याद रखना है पैसिफिक ओशन में ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और जापान भी किसका पार्ट बनता है, तो आप याद रखेंगे जो रिंग ऑफ फायर है, कराया हुआ है आपको बार बार, रिंग ऑफ फायर वो वॉल्केनोस की चेन है, उसका पार्ट भी कौन बनता है, जापान बनता है, ठीक है। अब ये जो मीटिंग चल रही थी बेटा, इसी मीटिंग के बीच में दोनों लीडर्स ने, कह सकते हैं आप नेक्स्ट जनरेशन, एक ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे, उनमें से एक और आप याद रखेंगे कि जापान जो है वो इंडियन मार्केट में $68 मिलियन क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये लिख लीजिएगा कहीं पे, अगर कहीं काम आया तो ठीक है। $68 मिलियन, कहाँ, बिलियन है, सॉरी मिलियन है, आई एम सो सॉरी, बिलियन है ये। $68 बिलियन क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा कौन, जापान, कहाँ की मार्केट में, इंडिया की मार्केट में, ठीक है। और कब तक, तो आप याद रखेंगे बाय 2035 तक, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो 2035 की मार्केट में, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जापान हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। जापान का मेन फोकस रहेगा किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर्स हो गए, वो चिप की बात हो रही है, कंप्यूटर चिप, ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इनके ऊपर पूरा का पूरा काम करेगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि जापान और इंडिया की कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं, जिसमें से आप याद रखेंगे, जिसमें से एक आ जाती है, एक आती है मालाबार, एक कौन सी आ जाती है, मालाबार। और आपको याद होगा तो मालाबार क्वाड कंट्रीज की क्या है बच्चे, एक्सरसाइज है, किसकी एक्सरसाइज है, क्वाड कंट्रीज की। और क्वाड कंट्रीज में कौन कौन आता है, तो यूएसए आ गया, जापान आ गया, ठीक है, याद रखना है, इंडिया आ जाएगा और एक देश और आ जाएगा, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज कौन सी होगी आपके पास, मालाबार, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक आती है जिमेक्स, जो जिमेक्स है, जब ये एक्स लग जाता है तो आप याद रखो ये कौन सी है आपके पास, ये है नेवल एक्सरसाइजेस, ठीक है, याद रखना है। और उसके अलावा एक आ जाती है धर्म गार्डियन, कौन सी आ जाती है, धर्म गार्डियन, जो कि कैसी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके अलावा याद रखो जापान हमारी कहाँ कहाँ मदद कर रहा है, तो आपको याद होगा एक, अच्छा आप मुझे बताएंगे ल्यूपिक्स मिशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको कराया हुआ था पिछले किसी करंट अफेयर में, इस बार आप मुझे बताएंगे ल्यूपिक्स की फुल फॉर्म क्या है और किस कंट्री तो क्या, जापान के साथ ही है, ये क्या एग्रीमेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है 25th शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई है बच्चे, समिट हुई है। और इस समिट में कौन गए हैं, तो आप याद रखेंगे इस समिट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। आप याद रखना लास्ट चाइना में लास्ट प्रधानमंत्री मोदी 2018 में गए थे और 18 के बाद अब गए हैं, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपको एससीओ के बारे में समझाऊं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए और ध्यान दीजिएगा, देखिए हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, एससीओ, इसका फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लियर हो गया। अब गौर करो, एससीओ का पुराना नाम आप याद रखेंगे, इसका पुराना नाम शंघाई 5 था, क्या था इसका नाम, तो आप याद रखेंगे शंघाई 5 था। इसका पुराना नाम क्या था, मैं रिपीट कर रही हूँ, शंघाई 5 था, जिसके अंदर गौर करना, जिसके अंदर 5 कंट्रीज आती थी और वो 5 कौन कौन सी थी, तो आप याद रखेंगे चाइना, फिर एक कौन सी आती थी, रशिया, याद रखना है, एक आती थी कजाकिस्तान, एक कौन सी आती थी, कजाकिस्तान, याद रखना, एक आती थी किर्गिस्तान और एक आप याद रखेंगे तजाकिस्तान, ठीक है। तो तजाकिस्तान, ये स्थान ज़्यादा याद रख लेना, ये सब किसका पार्ट थी, तो ये शंघाई 5 का पार्ट थी और ये सब 1996 की बात आपको देखने को मिलती है, क्लियर हो गया। और तब इनका मेन एम क्या था यहाँ पर, तो मेन एम यही था आपस में सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सपोर्ट, इनके बारे में बातचीत करते रहना। एससीओ की शुरुआत सन 2001 में की गई, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग कब हुई है इसकी, या एस्टैब्लिशमेंट की बात कब हुई थी, 2001 में शुरू हो चुकी थी। और एक कौन सा वाला, तो 15 जून का टाइम पीरियड था, 15 जून 2001 को इसकी बातचीत स्टार्ट हो चुकी थी कि अब इसका नाम बदल देना चाहिए और इसकी स्थापना करने की बात की गई थी, ठीक है। गौर करेंगे ये बनी कब पूरे तरीके से, तो याद रखना है 19 सितंबर, गौर करना 19
सितंबर, ध्यान रखना, 2003 को ये केम इनटू फोर्स है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी ये बनकर आ जाती है। क्लियर हो गया। अब गौर करते हैं इसके हेडक्वार्टर पे, गौर करना, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में ही आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एससीओ के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो शंघाई, चाइना में ही इसके हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। अब गौर करते हैं और समझते हैं बच्चा, आगे यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास। अब हम आगे इसके बारे में और बात करते हैं और इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ बेटा कि अब हम कब की बात कर रहे हैं? यहाँ पे 2003 है बेटा, ये सॉरी ये 2023 लिख दिया मैंने, ये 2003 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया पहले आपके पास। तो 1996 तक इसके अंदर कितनी कंट्रीज थी? तो आप याद रखेंगे 5 ही थी। ठीक है, याद रखना है 5 ही कंट्रीज थी इसके अंदर। और अब 2001 में, गौर करना, 2001 में इसमें 6वीं कंट्री ऐड होती है और उसका नाम आता है उज्बेकिस्तान। क्या नाम आ जाता है इसका? उज्बेकिस्तान। तो ये भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। तो 2001 में आ गई उज्बेकिस्तान। 2017 में, याद रखना, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। तो इंडिया और पाकिस्तान भी आ गया 17 में। उसके बाद 2023 में, ध्यान रखना, 2023 में किसने ज्वाइन करा? ईरान ने। और 2024 में किसने ऐड कर लिया है? बेलारूस ने। तो याद रखना अब टोटल मेंबर एससीओ के अंदर कितने हो चुके हैं? तो आप याद रखेंगे अब टोटल 10 मेंबर इसके हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहले आपने ये वाला चार्ट जरूर बनाना है ताकि आपको यहाँ पर क्लियर रहे कि हम किसके बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और आगे इसको पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए अब न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ क्या कहना चाहती है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के टूर पर कहाँ गए थे? जिनपिंग के इन्विटेशन पे वहाँ पर गए हुए थे। नरेंद्र मोदी जो है वो कहाँ पर अराइव हुए? तो तेंजिन पोर्ट होगा इनका चाइना का, वहां पर उतरते हैं और जो 25th शंघाई कॉरपोरेशन समिट है उसके लिए वहां पर जाते हैं। ठीक है, अब उनके साथ साथ गौर करना, अब एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, तो कहता है ही एड्रेस द प्लेनरी सेशन 25वां काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। अब गौर करना, ये जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप ऐसा कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है क्या है ये? ए डिसीजन मेकिंग बॉडी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो मिली, जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट मिलते हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ चाइनीज प्रेसिडेंट मिलते हैं और भी बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और थीम क्या थी इसकी? तो आप याद रखेंगे इसकी थीम आपको क्या देखने को मिलती है? इसकी थीम है आपके पास यहाँ पर याद रखेंगे इसकी थीम आती है आपके पास अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना, ये थीम हो गई। इसके साथ अगर हम आगे बात करें, अच्छा अब यहाँ जो जो बातें हुई हैं मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाती हूँ। शॉर्ट मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट समझा देती हूँ। ठीक है, देखो क्या हुआ बेटा, इस बार की जो मीटिंग थी उसमें टेररिज्म को भी क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया। आपको याद है पहलगाम पे जो अटैक हुआ था वो आपको सबको पता है, क्योंकि पाकिस्तान भी यहाँ पर था तो हमारे पास मौका था कि इनके सामने हम बोलें इस बात को। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा अमेरिका का भी एक दबाव बना हुआ है। ठीक है, तो उसका भी मुकाबला कैसे किया जाए ये कंट्रीज आपस में बात कर रही हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल पीस के ऊपर भी बात की जा रही है। ग्लोबल पीस मतलब हम देश एक ही है ना, मतलब सॉरी वर्ल्ड तो एक ही है ना। अब गौर करो, याद करो, G20 की थीम हुई थी, G20 की मीटिंग हुई थी 2023 में, कहाँ पर? इंडिया में। और इंडिया ने एक थीम पेश करी थी, वो थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगर आपको याद हो, इस सोच को इस बार की एससीओ में भी क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। क्लियर हो गया। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे रशिया यूक्रेन पर कोई बात नहीं हुई, ध्यान रखना कोई भी बात नहीं हुई, पर रशिया को थोड़ा से सराहा गया इस बात के लिए। उसके बाद इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनको भी ठीक करने की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि 2019 में जिनपिंग आए थे, फिर याद करो मानसरोवर यात्रा खोली गई थी, तो हमारे रिलेशन उनके साथ भी थोड़ी थोड़ी ठीक यहाँ पर हो रहे हैं। उसके साथ गाजा और इजराइल पर भी क्या करी है हमने यहाँ पर बात करी है। ठीक है, तो एक मुद्दे पे बात नहीं हुई, मल्टीपल मुद्दों पे यहाँ पर बात की गई है। ठीक है,
अब समझो बच्चे, अब क्या लिखा हुआ है समझना। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आओ, क्या कहता है, जब कंक्लूजन हुआ SCO समिट का किर्गिस्तान में, तो यहाँ पे बोला गया समिट किया गया चाइना में, तो किर्गिस्तान एज्यूम द SCO रोटेटिंग चेयरमैनशिप 2025-26 के लिए। ऑल्सो जो 26वीं SCO CHS मीटिंग होनी है वो बिश्केक, किसकी राजधानी, किर्गिस्तान में होनी है, और उसकी थीम रहेगी टुगेदर फॉर अ स्टेबल वर्ल्ड, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान SCO को रोटेट करेगा कब, 2026-27 में। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये हेडक्वार्टर शंघाई नहीं बीजिंग चाइना में है, ठीक है। ये आप यहाँ पर करेक्शन कर लेना, कहाँ पर आएगा, बीजिंग चाइना में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है अब आपके पास, यहाँ पर अगला सेक्शन आता है आपके पास स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स को पढ़कर भी वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए देखिए स्पोर्ट्स के बारे में कहता है 16th एशियन क्या हुई है, यहाँ पे शूटिंग चैंपियनशिप हुई है। गौर करते हैं, ठीक है, क्या क्या नाम है समझो। कहाँ पर हुई है ये, तो आप याद रखेंगे शिमकिंत कजाकिस्तान में हुई है। 748 एथलीट्स थे, कितनी कंट्रीज से, 27 कंट्रीज से अक्रॉस एशिया पार्टिसिपेटिंग इस सीनियर और जूनियर लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। इंडिया की जो तरफ से वो 35 सीनियर शूटर्स थे और 129 क्या थे यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे जूनियर एथलीट्स थे। इतने सब के नाम कभी याद नहीं होंगे आपको, अपने पास अपनी अपनी स्टेट का अगर कोई है तो वो याद करना पड़ेगा। कहता है टॉपिंग द मेडल, हम यहाँ पे टॉप कर रहे हैं, और कितने मेडल लेकर आए, 99, जिसमें से 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज देखने को मिलते हैं, ठीक है। जहां ये मैच हुआ, मतलब जहां पर ये शूटिंग फेडरेशन हुई, वो जो कंट्री है वो कंट्री क्या लेकर आई है, सेकेंड रैंक अपना यहां पर लेकर आई है, ठीक है। कहता है चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन, किसके साथ मिलकर, ISSF के साथ मिलकर, और कजाकिस्तान शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ। अगर आप गौर कर रहे हैं तो यहां पर 3 फोटो लगी हुई है आपके पास, अगर आप गौर करेंगे तो एक नाम है अर्जुन बबूता, एक आता है रुद्रांश पाटिल, और उसके बाद आते हैं किरण अंकुश जाधव। इन सब ने इंडिया का नाम वहां पर क्या करा है, रोशन कराए, ठीक है। अब एक और बात, जब हम ISSF की बात करेंगे तो ISSF के हेडक्वार्टर म्यूनिक, कहां पर आएंगे, म्यूनिक, और म्यूनिक कहां पर आता है, जर्मनी में, याद रखना। और ये बॉडी 1907 में हमारे पास बनी थी। तो टॉप करने वाली कंट्री कौन हो गई, इंडिया। सेकंड नंबर पे कौन आती है, कजाकिस्तान। तीसरे नंबर पे चाइना है, अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं। चौथे नंबर पे कोरिया आता है, और 5वें नंबर पे ईरान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला वाला देखेंगे, अगले वाले के बारे में बात करेंगे। अगला कहता है 2025 की SAFF अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप हुई है। ये कहाँ पर हुई है, थिम्पू में, ध्यान रखना थिम्पू। और थिम्पू नेपाल नहीं है बेटा, थिम्पू कौन सा आएगा आपके पास, तो थिम्पू भूटान है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो इंडिया ने 7वां एडिशन इसका यहाँ पर जीता है। किसे हराने के बाद, नेपाल को हराने के बाद। 4 टीम्स थी, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जो पार्टिसिपेट कर रही थी। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो इंडिया कितने विन से जीत गया यहाँ पे, 5 विन, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और याद रखना बेटा, ये SAFF एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो साउथ एशियन नेशंस जितने भी हैं उनके मैच वगैरह, मतलब फुटबॉल मैच यहाँ पर कराती रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला वाला कौन सा आता है आपके पास, पिकल बॉल। अब पिकल बॉल क्या होती है, तो आपको याद रखना है रैकेट और पैडल वाली ही होती है, रैकेट के साथ ही ये खेली जाती है, ठीक है। गौर करते हैं, कहता है इंडिया का जो पिकल बॉल एसोसिएशन है, तो ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर पिकल बॉल, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और अफेयर्स के अंदर आता है। इसने अपनी फर्स्ट एवर टीम टू पार्टिसिपेट इन, कहां पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का। कहां पर होगा ये, तो फ्लोरिडा USA में आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या कैटेगरीज रहेंगी, एक ओपन कैटेगरी, एक अंडर 16 और एक 50+ कैटेगरी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। कहता है इंडिया का जो ग्लोबल स्पोर्ट्स है, जिसे ग्लोबल स्पोर्ट्स पिकल बॉल भी कहते हैं, ये इसको मैनेजमेंट प्रमोशन करती है इसका, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, becoming a founding member of world's first global pickle alliance with aims to create world's first professional global pickle tour starting in 2026। तो सीधी सीधी बात है, हम पिकल बॉल को भी क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला वाला ये आप पढ़ लेंगे, ग्रैंड प्रिक्स वाला कौन जीता है फॉर्मूला 1 में, ठीक है। अगला वाला, अगला आता है 29th बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? पेरिस फ्रांस में। एक जगह थी, इसके लिए मैं जगह का नाम बोल रही हूँ, हाँ एडिडास एरेना करके नाम था, वहाँ पर ये इवेंट पूरा का पूरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके बाद कहता है दिस वाज द फर्स्ट टाइम 2010 जब कहाँ पर हुआ? पेरिस में। 383 कॉम्पिटिटर्स थे 53 नेशंस के साथ, और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले कौन कौन है? तो आप याद रखेंगे इंडिया के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अगला, उसके बाद है शियुकी चाइना, ये यहाँ पे टॉप कर रहे हैं मेन क्राउन में, ठीक है। और जापान के एकेन यामागुची ये यहाँ पे 3rd रैंक कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे, अगला वाला आता है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। आपने मीराबाई चानू का नाम सुना होगा, ठीक है। आइए मैं बताती हूँ आपको, सुनिए। कहता है जो 30th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है 25वें नंबर की, उसको लास्ट में कहाँ कंक्लूड किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। कहता है कितने एथलीट्स आए हुए थे? 290 थे, और कितने कॉमनवेल्थ नेशन से? 30। याद होगा तो कॉमनवेल्थ नेशंस वो नेशंस हैं जिनका जो कि अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर, जो कि कभी ना कभी किसके कब्जे में रहे हैं? ब्रिटेन के कब्जे में रहे हैं, उन कंट्रीज़ की यहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। कहता है इंडिया फिनिश, मतलब इंडिया टॉप कर रहा है, फिर उसके बाद नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सोमाओ है जो कि टॉप 5 के अंदर आते हैं, ठीक है। याद रखना जो मीराबाई चानू है, ध्यान से सुनना कौन है ये अपने पास? मीराबाई चानू जो हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है वुमेन 48 kg में, गौर करेंगे किस में जीता है बताना ज़रा सा? 48 kg में, जो कि 2020 में सिल्वर मेडलिस्ट थी ओलंपिक्स में। अब वो जो 2026 में, ध्यान से सुनना, जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, कौन से वाले गेम? कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, और वो कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे? स्कॉटलैंड में। उसके लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। तो कौन यहाँ से क्वालिफाई हुई हैं? तो आप याद रखेंगे मीराबाई चानू 2026 के जो क्या होंगे अपने पास यहाँ पर, हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, उनके लिए क्या हो चुकी हैं? ये सिलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वाला। अगला कहता है अमित मिश्रा ने अनाउंसमेंट घोषित कर दी है। पिछली बार भी एक अरविंद नाम था, मैं भूल रही हूँ शायद उनका नाम, उन्होंने भी क्या कर दिया था यहाँ पर? रिटायरमेंट घोषित कर दी थी, ठीक है। 25 साल की जर्नी है इनकी, बस अब आप बाकी इनके बारे में फीचर्स यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला वाला आता है आपके पास अवार्ड्स, और अवार्ड्स पढ़ के भी वाइंड अप करते हैं। आइए, टॉप 100 वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI। तो ये डेटा हमारे पास आया है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, इंडियन ओरिजिन आपको देखना पड़ेगा। रवि कुमार शिंगी शेट्टी जो कि CEO हैं किसके? कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन के, इनको इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये आपने क्लियर रखना है, और उसके अलावा और कोई भी नहीं है, बस इतना याद रखना है। अगला आता है रमन मैगसेसे अवार्ड 2025। ये स्टार मार्क करने वाला करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इस बार का, और आपके पेपर में क्वेश्चन बनाने के चांसेस इसके ज्यादा हैं, ठीक है। देखो ये जो अवार्ड है रमन मैगसेसे, ये 1957 में बना था, ध्यान रखना कब बना था? 1957 में ये अवार्ड बना था। किसके नाम पर है? तो ये रमन मैगसेसे प्रेसिडेंट थे किसके? तो आप याद रखेंगे फिलीपींस के, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, और उनके नाम पर इस अवार्ड को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गौर करते हैं, गौर करना, बहुत सारे इंडियंस को मिला हुआ है, बहुत सारे। उसमें से जो सबसे पहले इंडियन थे उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम था इनका? आचार्य विनोबा भावे। शायद अगर आपको पता होगा, इनका नाम आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ के जाते हैं, जब गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च कर रहे थे तो उनके साथ इनका नाम वहां पर आता है, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे फर्स्ट रेसिपिएंट हुए रमन मैगसेसे के, और उनको कब दिया गया था ये अवार्ड? 1958 में, ठीक है। अब न्यूज़ को समझना क्या लिखा हुआ है। देखो अब मैं फिर कह रही हूँ, इंडिया के बहुत सारे लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है तो बिल्कुल नहीं। पहली ऑर्गेनाइजेशन बनेगी कौन सी? टू एजुकेट गर्ल्स। ये ग्लोबली जिसको एजुकेट गर्ल्स के नाम से जाना जाता है, इसको 67th क्या मिला है? रमन मैगसेसे अवार्ड मिला है। और ध्यान रखना बहुत सारे आदमियों को मिल चुका है ये अवार्ड, पर अगर मैं बात करूं
किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला था। तो ये पहली भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में सफ़ीना की अगर हम बात करें, सफ़ीना हुसैन जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, उन्होंने इसको फाउंड करा था। अगर हम बात करते हैं अदर 20 कौन है तो आप याद रखेंगे, एक नाम आता है शहीना अली, मालदीव्स की हैं फॉर हर एनवायरमेंटल वर्क। उसके बाद है फ्लेविनो एंटीनियो जो भी इनका नाम है, फिलीपींस के, इन्होंने किसको अपलिफ्ट करा है, पुअर और मार्जिनलाइज्ड वर्कर्स को अपलिफ्ट करा है। ठीक है, याद रखना किस किस कैटेगरी में मिलता है ये, तो गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एक्सेट्रा, इन सब में इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। आपने अरविंद केजरीवाल का नाम सुना होगा, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला कौन सा आता है, मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैत्री हुई है किसके साथ हमारी, तो आप याद रखेंगे इंडिया और थाईलैंड की। थाईलैंड से हमने अभी शुरू में न्यूज़ पढ़ी थी, और ये कहाँ पर हुई है, मेघालय में। ठीक है, अगली कौन सी आती, इंडिया और यूएसए की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हुई है। ये पहली बार 2004 में चली थी, और ये अब इसको यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। और कहाँ पर हुई है, फोर्ट वेनराइट, अलास्का, यूएसए में ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगला आता है बुक्स एंड ऑथर्स। इसको भी देखकर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आइए, अरुंधति रॉय का नाम आप सब ने सुना होगा। ठीक है, अरुंधति रॉय एक इंडियन ऑथर एक्टिविस्ट है, और इन्होंने एक मेमोयर बायोग्राफी लिखी है, मदर मैरी कम्स टू मी। उनकी माता का नाम मदर मैरी है, तो उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। कहता है ये बुक को किसने पब्लिश करा है, पेंगुइन रैंडम ने, और ये कोलैबोरेशन जिसके साथ कोलैबोरेट करके, ये तो हमें नहीं याद करना होता, पर किताब किसकी है ये हमें पता होना चाहिए। अरुंधति रॉयज फर्स्ट नोबल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसको क्या मिला है, बुकर प्राइज मिल चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और इनकी एक और नोबल थी जिसका नाम क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ अटमस्ट हैप्पीनेस, इसको भी बुकर प्राइज मिल चुका है। उसके अलावा इन्होंने अनगिनत किताबें लिखी हैं, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला कौन सा सेक्शन आता है, बैंकिंग और इकोनॉमी। बैंकिंग और इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पहली न्यूज़ कहती है आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगा दी है किसके ऊपर, बंधन बैंक के ऊपर। ये आपको पता है जब आप बैंक के नॉर्म्स के साथ बात नहीं करते हैं तो बैंक क्या लगा देता है आपके ऊपर, समय समय पर इस तरीके के चार्जेस लगा देता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे क्यों लगाया गया है, ये आप यहाँ पे क्लियर रखेंगे। अगला वाला, अगला आता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर हम इस बैंक की बात करते हैं तो ये बैंक जो है, ये जो बैंक है ये क्या मदद करता है, एशिया पैसिफिक रीजन में लोगों की या कंट्रीज़ की क्या करता है, मदद करता है। और उन कंट्रीज़ के अंदर अगर स्टेट्स में किसी लेवल पे कोई प्रोग्राम चलना है तो वहाँ पर भी ये मदद करता है। एडीबी की अगर हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट है मसातो कांडा, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस, मेंबर कंट्रीज़ हैं 69, और याद रखना है स्थापना कब हुई थी, 1966 में। इसका मेन काम क्या है, लोन प्रोवाइड करना। तो इसने अभी अभी $125 मिलियन लोन दिया है किसको, असम को, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपने वाटर सप्लाई, फ्लड आने वाली प्रॉब्लम, अर्बन गवर्नेंस और भी बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सके, वहाँ पर ठीक कर सके। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगला कहता है यूपीआई ट्रांजैक्शन 20 बिलियन हो गया पहली बार। ठीक है, कोई भारी बात नहीं है, आपको याद होगा, हम पढ़ ही रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम रेगुलरली इस न्यूज़ को कवर करते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें और कोई भारी बात नहीं है करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगला आता है एनपीसीआई ने रेज कर दिया है पर यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को, कितना कर दिया है यहाँ पे, 5 लाख। समझना अब ये बिल्कुल बेसिक से समझना ताकि आपको ये करंट अफेयर समझ में आ जाए। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, बात करते हैं, समझते हैं। कहता है अगर हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात करें, गौर करना, यूपीआई की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होती हैं, ऐसे बेसिक समझो, जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक होती है पर्सन टू पर्सन, जैसे आप अपने घर वालों को पैसा भेज रहे हो या घर वाले आपको पैसा भेज रहे हैं, दैट इज पर्सन टू पर्सन। एक होती है पर्सन टू मर्चेंट। पर्सन टू मर्चेंट मतलब जो हम सामान लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसकी बात हो रही है। तो गौर करते हैं, यहाँ पर पर्सन टू मर्चेंट वाले की लिमिट बढ़ी है, ना कि पर्सन टू पर्सन वाली लिमिट यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो गौर करते हैं
समझते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है कि जैसे हम शॉप्स हो गई, ऑनलाइन होगी, वहाँ पर जो हम पेमेंट करते हैं, इसमें अगर हम बात करेंगे अब मतलब हम कितने तक का कर पाएंगे, वहाँ पर लिमिट कितनी हो सकती है, तो 5 लाख ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, मतलब अब अगर हमें टैक्स भी भरना है, ठीक है, अगर हमें टैक्स भी भरने के लिए एक ट्रांजैक्शन से, गौर करना, अगर मुझे टैक्स भी भरना है तो टैक्स भरने के लिए भी एक ही ट्रांजैक्शन से मैं कितने पैसे भेज सकती हूँ, वहाँ पे 5 लाख तक वहाँ पर भेज सकेंगे। और कुछ और भी ऐसे 12 और मर्चेंट कैटेगरीज है, वहाँ पर भी हम पैसे भेज सकेंगे। कहता है जिनके लिए प्रति ट्रांजैक्शन और 24 घंटे की कुल लिमिट भी कितनी है, 10 लाख हो जाएगी यूपीआई से। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर कि कहता है अगर मतलब अगर पर ट्रांजैक्शन देखा जाए तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अदर कैटेगरीज के लिए 10 लाख भी हो जाएगी। ध्यान रखना ये हर एक शॉप पे लागू नहीं होगा, ये उन्हीं शॉप पर लागू होगा जो कि वेरीफाइड है, जिनको जो एनपीसीआई है और जो बैंक है उन्होंने वेरीफाई कर रखा है। इससे फ्रॉड रिस्क खत्म हो जाएगा, सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी लोगों की। ठीक है, चलिए अब एनपीसीआई क्या है आपको पता है, मैंने आपको कराया हुआ है कि एनपीसीआई एक रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है इंडिया का। इसको लॉन्च किया गया था आरबीआई और आईबीए के द्वारा, और किस एक्ट के अंदर आया था, 2007, और बना भी कब है, बना था 2008 में, याद रखना। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है अभी, दिलीप एसबे, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगला वाला, अगला क्या कहता है समझो, अगला आ गया इंपॉर्टेंट डेज वाला। इंपॉर्टेंट डेज में पहला आता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, पोषण अभियान आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने मिड डे मील, अनगिनत ऐसे कई प्रोग्राम चलाए हैं जो आपको यहाँ पर क्लियर होंगे, जो आपको पता भी होंगे। तो कहता है जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है वो हर साल 1 से लेकर 7 सितंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। याद रखेंगे थीम क्या है इसकी, ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, याद रखना है। ये आइडिया किसने इंट्रोड्यूस करा था, अमेरिकन डाइटिक एसोसिएशन ने 1975 में। उसके बाद कहता है इंडिया इसको कब से ऑब्जर्व कर रहा है, 1982 से, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और याद रखना बेटा न्यूट्रिशन के अंदर ये 7 दिन पूरा का पूरा डट के फोकस करता है किसके ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है कोकोनट डे। कोकोनट डे कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को, और थीम क्या है इसकी, अनकवरिंग कोकोनट्स फॉर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है जब हम कोकोनट की बात करते हैं तो कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एट प्रेजेंट कौन कौन है, तो आप याद रखेंगे एक आ जाएगी इंडोनेशिया, याद रखना, एक कौन सी आ जाएगी, फिलीपींस, याद रखेंगे, और एक आ जाएगी आपके पास 3rd नंबर पे इंडिया। ठीक है, तो ये डेटा कब का है, 2025 का डेटा है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी स्टेट्स टॉप प्रोड्यूस करती हैं, स्टेट मतलब हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो यहाँ पे टॉप करते हैं, तो वो आ जाएंगे आपके पास कर्नाटका, ध्यान रखना कर्नाटका आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और केरला आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले वाले पे। अगला आता है नेशनल टीचर्स डे। आप सबको पता है किसकी याद में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में ये मनाया जाता है। कहता है ये उनको इसी दिन एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम है नेशनल टीचर्स अवार्ड, जो कि इस बार 81 टीचर्स को दिया गया, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, कहता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। गौर करना, इंडिया के क्या थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। 1952 से लेकर याद रखेंगे 62 तक ये क्या रहे हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनकर रहे हैं। और उसी के साथ सेकंड क्या रहे हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ना, सेकंड क्या रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, सेकंड प्रेसिडेंट बनकर रहे हैं 1962 से लेकर आप याद रखेंगे 67 तक। और जिन जिन क्लासेस में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ मैंने भारत रत्न के बारे में ज़रूर बताया है। तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, उन 3 में से एक कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक है सीवी रमन और एक है सी राजागोपालाचारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला कौन सा आता है, ऑबिचरी।
ऑबिचरी के नाम पर एक इटालियन कह सकते हैं आप यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर थे जिनका नाम था जियोर्जियो अरमानी। अगर आपको याद होगा तो बहुत सारे गाने भी सुने होंगे यार तुमने पंजाब के, अरमानी वगैरह वगैरह, तो उनकी यहाँ पर क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम अरमानी की बात करते हैं तो उनको अपॉइंट किया गया था गुडविल एम्बेसडर, किसके लिए, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूज के लिए। ये आप यहाँ पर क्लियर रख सकते हैं। ठीक है, तो अरमानी कहाँ के थे, तो आप याद रखेंगे कहाँ के आते हैं ये, तो आप याद रखेंगे इटली के। इटली की राजधानी क्या आती है, तो आपको याद रखना है इटली की राजधानी क्या आ जाती है आपके पास, रोम। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो इटली की राजधानी क्या आ जाती है आपके पास, रोम। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। करेंसी क्या आती है इनकी, यूरो। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज का ब्रांड है वहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फरारी आ जाएगा, गुच्ची आ जाएगा, पराडा आ जाएगा, ये सब वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जहाँ पर भी आपको डाउट रहेगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।